हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। हमारी बॉडी के ऊपर ड्रग के जो जो इफ़ेक्ट होते हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। अब ये जो इफ़ेक्ट होते हैं ये कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? पहला टाइप होता है इसका स्टिमुलेशन। कोई भी ड्रग होता है वो स्टिमुलेशन कोज कर सकता है। अगर स्टिमुलेशन का अपोजिट एक्शन करेगा तो वो होगा डिप्रेशन, डिप्रेशन कोज कर सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में जो ड्रग होगा वो इरिटेशन कोज कर सकता है। इरिटेशन के अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो काम करता है, तो ये साइटोटॉक्सिसिटी हो गई। इसके अलावा एक एक्शन हो सकता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का इफेक्ट कैसे हो सकता है? मान लो कोई विटामिन या मिनरल की हमारी बॉडी में कमी है तो हम वो बाहर से कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी नीड्स को रिप्लेस कर देगा ना उस चीज़ को। ये होता है रिप्लेसमेंट का इफेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स होते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो मेनली दो टाइप के होते हैं, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड और रिसेप्टर मीडिएटेड। नाम से पता चल रहा है इसमें किसी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं होगी और ये किसी रिसेप्टर के थ्रू मीडिएट होंगे। अब ये नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट किन कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला आता है फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन जैसे ऑस्मोसिस, एड्जॉर्प्शन, रेडियो एक्टिविटी, इनके थ्रू अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये होते हैं फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन की तरह ही केमिकल एक्शन हो सकते हैं, या फिर किसी एंजाइम के थ्रू कर रहा है, या इसके अलावा आयन चैनल्स के थ्रू कर सकता है। इसके अलावा अगर वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, इसके थ्रू भी अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्रग्स। इसके अलावा कोई अदर भी हो सकता है जिसमें रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट, रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट में क्या होता है, किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या बनता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। काय का? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इससे 3 या 4 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट पहले हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये एक रिसेप्टर है और इस पर नॉर्मली कोई भी हमारी बॉडी में सब्सटेंस है वो यहाँ आता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब हम एक ड्रग लेंगे, ये हमारा ड्रग है, ये हुआ रिसेप्टर, ये हुआ सब्सटेंस और ये हुआ हमारा ड्रग। अब ये ड्रग आएगा और सेम एक्शन प्रोड्यूस करेगा, सेम एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब ड्रग दैट प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ये हो गया एगोनिस्ट। इसके अलावा क्या होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब एक ड्रग आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, एंटागोनिस्ट में ये जो ड्रग है ये यहाँ पे आके बाइंड तो करेगा लेकिन बाइंड करके एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये करता है स्टॉप सब्सटेंस टू बाइंड टू रिसेप्टर। ये जो सब्सटेंस था ये इसे भी यहाँ पर बाइंड नहीं होने देगा, इससे क्या होगा, एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में क्या दे रखा है, अ ड्रग दैट प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू इट्स रिसेप्टर। ऐसा कोई भी ड्रग जो किसी भी रिसेप्टर पे उसके एगोनिस्ट को या फिर जो भी सब्सटेंस उसमें बाइंड होकर एक्शन प्रोड्यूस करता है उसे बाइंड होने से रोकता है, उसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। इसके बाद क्या आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में हमारे पास क्या होता है, मान के चलो ये हमारे पास कोई रिसेप्टर है, ये सब्सटेंस था, अगर ये बाइंड होता तो हमारे पास एक्शन प्रोड्यूस होता। लेकिन अब क्या होगा, अब एक ड्रग आएगा वो इस पे बाइंड हो जाएगा, अब भी एक्शन प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब कितना एक्शन प्रोड्यूस होगा, लेस देन एगोनिस्ट। अभी भी एक्शन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना उसके एगोनिस्ट से के बाइंड करने पे हो रहा था। ये होता है पार्शियल एगोनिस्ट। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूस लेस इफेक्ट देन दैट ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट से जितना भी इफेक्ट कॉज होता है उससे कम एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये पार्शियल एगोनिस्ट। इसके बाद आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम समझते हैं इनवर्स एगोनिस्ट में ये हमारा रिसेप्टर है, ये इसका सब्सटेंस था, ये यहाँ पे बाइंड करता तो एक्शन प्रोड्यूस होता। लेकिन अब हमारे पास आएगा इनवर्स एगोनिस्ट, ये यहाँ पे आएगा और जो एक्शन हो रहा था उसका एक्शन ऑपोजिट टू नॉर्मल एक्शन। ये सब्सटेंस जो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था ये इसके
ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये होता है इन्वर्स एगोनिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज़ फुल एफिनिटी टुवर्ड रिसेप्टर बट प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट देन दैट ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो भी एक्शन प्रोड्यूस करने वाला था इसका एकदम ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये होता है इन्वर्स एगोनिस्ट। अभी हमने बात की हर जगह रिसेप्टर काम आ रहा है, तो रिसेप्टर की 4 फैमिलीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे MBBS में सेकेंड ईयर में। रिसेप्टर फैमिलीज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली आती है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, इसके बाद आता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब इन चारों में अगर हम डिफरेंस देखें तो लोकेशन की बात करें तो जो लिगेंड गेटेड था, जी प्रोटीन था और एंजाइमेटिक था, ये सब था मेम्ब्रेन पे। लेकिन जो न्यूक्लियर रिसेप्टर था ये आएगा इंट्रासेलुलर। न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलर लोकेशंस में। इसके बाद अगर हम बात करें इफेक्टर मतलब ये कहाँ पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स थे ये अपना एक्शन डालते हैं आयन चैनल्स पे, जबकि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अपना एक्शन कहाँ पे देते हैं, चैनल्स में या एंजाइम्स के थ्रू। इसके बाद एंजाइमेटिक रिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे एक्शन डालेगा, एंजाइम्स पे। इसके बाद जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन पे। जीन ट्रांसक्रिप्शन पे इसका इफेक्ट पड़ता है और ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो निकोटिनिक रिसेप्टर और गाबा रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के एग्जांपल अगर हम देखें तो होंगे मस्कैरिनिक और एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक में कौन कौन से आते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। इसके बाद एंजाइमेटिक रिसेप्टर का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो वो होगा इंसुलिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसके बाद अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर का एग्जांपल हम देखें तो स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, ये सब होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसके बाद अगर हम देखें टाइम टेक टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, कितना टाइम लगता है इन्हें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, तो जो लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं उन्हें लगते हैं मिली सेकेंड्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं उन्हें लगते हैं सेकेंड्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स को लगते हैं मिनट से लेकर आवर्स तक। इसके बाद जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3, तो यहाँ पे हमें आवर्स लिखना है, मतलब घंटे भी लग जाते हैं अपना एक्शन प्रोड्यूस करने में। ये हो गई रिसेप्टर फैमिलीज़। इसके बाद दो आती है हमारे पास, 2 टर्म्स आती हैं, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन और रिसेप्टर अप रेगुलेशन। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन मतलब अगर हम किसी भी एगोनिस्ट का प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, अगर बहुत टाइम तक अगर हम कोई एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके रिसेप्टर नंबर या रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद। इस चीज़ से क्या होगा, जो ड्रग का इफेक्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। ये कहलाता है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। लेकिन इसके ऑपोजिट रिसेप्टर अगर अप रेगुलेशन क्या होता है, अगर हम किसी एंटागोनिस्ट का प्रोलॉन्ग यूज़ करें, एंटागोनिस्ट का काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करें, तो एगोनिस्ट के लिए जो सेंसिटिविटी होती है या नंबर होते हैं रिसेप्टर के वो बढ़ जाते हैं, सेंसिटिविटी टुवर्ड एगोनिस्ट और रिसेप्टर नंबर इसके बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। कौन से ड्रग का इफेक्ट बढ़ता है, एगोनिस्ट का। एगोनिस्ट के लिए सेंसिटिविटी बढ़ी तो एगोनिस्ट के लिए जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो इसका बढ़ जाता है। ये होता है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन और रिसेप्टर अप रेगुलेशन। इसके बाद हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, ड्रग पोटेंसी, ड्रग एफिकेसी और टॉलरेंस। इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ड्रग पोटेंसी क्या होता है, ड्रग पोटेंसी मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड एक्शन, मतलब कोई भी डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम हमें कितना ड्रग का अमाउंट देना पड़ेगा। मिनिमम जितना डोज रिक्वायर्ड होता है एक डिजायर्ड एक्शन के लिए वो कहलाता है इसका ड्रग पोटेंसी। लोअर द डोज रिक्वायर्ड मोर द पोटेंट ड्रग, मतलब अगर हमें जितना कम ड्रग के अंदर डिजायर्ड एक्शन मिल जाता है वो ड्रग उतना ज़्यादा पोटेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई ड्रग ए है और कोई ड्रग बी है, इसे 20 माइक्रोग्राम देंगे और इसे 40 माइक्रोग्राम देंगे, तब जाके इससे एक्शन प्रोड्यूस होगा और इससे एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इसमें 20 माइक्रोग्राम देने पे ही हमारे पास एक्शन आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ए इज़ मोर पोटेंट देन बी। ए जो है वो मोर पोटेंट है बी से, मतलब ये ए की पोटेंसी जो है बी से बहुत ज़्यादा है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वाई एक्सिस पे हमने रखा है परसेंटेज रिस्पॉन्स को और एक्स एक्सिस पे रखा है हमने लॉग डोज को। इससे हमें सिग्मोइड कर्व मिलेगा। अब देखो जो ए है, ए का रिस्पॉन्स कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इस पॉइंट पे इतने डोज पे, जबकि बी का रिस्पॉन्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इस डोज पे। इसका मतलब ए को इतने डोज की ज़रूरत है फॉर ए और बी को इतने डोज की ज़रूरत है। इससे हमें क्या पता लगता है, ए इज़ मोर पोटेंट देन बी। ए की पोटेंसी बी से ज़्यादा है, इसका मतलब कम डोज के अंदर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देता है। ये होता है ड्रग पोटेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें ड्रग एफिकेसी, ड्रग एफिकेसी क्या होता है, कोई भी ड्रग अपना मैक्सिमम कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी ड्रग मैक्सिमम कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ड्रग एफिकेसी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो वापस हमने एक्स एक्सिस पे लिया लॉग डोज को, वाई एक्सिस पे लिया
परसेंटेज रिस्पॉन्स को। अब अगर हम यहाँ पे पोटेंसी की बात करें तो ए के लिए इतना डोज चाहिए जबकि बी के लिए इतना डोज चाहिए, तो फिर पोटेंसी में तो वही आएगा, पोटेंसी ए की ज़्यादा है बी से। क्यों? क्योंकि कम डोज के अंदर ही हमें, ये देखो कम डोज के अंदर ही हमें इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, जबकि बी के लिए हमें इतना डोज देना पड़ा तब जाके इसका इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर हम बात करें एफिकेसी की, एफिकेसी मतलब मैक्सिमम इफेक्ट, अब देखो बी की एफिकेसी कितनी है, मैक्सिमम इफेक्ट कितना आ रहा है इसका, ये इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, जबकि ए की एफिकेसी कितनी है, ये, इसका मैक्सिमम इफेक्ट कितना आ रहा है, इसका परसेंटेज रिस्पॉन्स हुआ इतना, जबकि बी का परसेंटेज रिस्पॉन्स हुआ, ए का परसेंटेज रिस्पॉन्स हुआ इतना। इसका मतलब अगर हम एफिकेसी की बात करें तो एफिकेसी भी ए की बी से ज़्यादा है। ये हो गई हमारे पास दोनों टर्म्स, ड्रग पोटेंसी और ड्रग एफिकेसी। पोटेंसी मतलब मिनिमम कितना डोज रिक्वायर्ड है कोई भी एक्शन के लिए, और एफिकेसी मतलब मैक्सिमम कितना इफेक्ट कॉज कर सकता है कोई भी ड्रग, ये हम मेजर करते हैं ड्रग एफिकेसी में। इसके बाद थेरापेटिक रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन रिस्पॉन्स एंड मिनिमल टॉक्सिसिटी। कोई भी ड्रग अगर हम 0 से देना शुरू कर दें तो एक कंसंट्रेशन के बाद इसका रिस्पॉन्स आता है, फिर भी अगर हम उसे देते जाएं तो एक कंसंट्रेशन के बाद उसकी टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ये जो बीच वाली रेंज बची रिस्पॉन्स से लेकर टॉक्सिसिटी तक, इसे हम बोलते हैं थेरापेटिक रेंज। मतलब इससे कम अगर हम ड्रग देंगे, इससे कम कंसंट्रेशन में, तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर इससे ज़्यादा दे देंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये होती है इसकी थेरापेटिक रेंज। इसके बाद जो फाइनल टर्म जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? नीड ऑफ लार्जर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। कुछ केसेस में क्या होता है, नॉर्मली जैसे मान लो नॉर्मली कोई पर्सन ए है, इसे हमने कोई ड्रग दिया और 10 mg देने पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन कोई पर्सन है, इसे अगर हम 10 mg देंगे तो एक्शन नहीं आएगा, तो इसे हम कितना देंगे फिर 20 mg, तब जाके एक्शन आया। इसका मतलब बी के अंदर टॉलरेंस डेवलप्ड है, टॉलरेंस से बी के अंदर किसी स्पेसिफिक ड्रग को लेके, ये होता है टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट। अब टॉलरेंस दो तरह की हो सकती है, नेचुरल या एक्वायर्ड। नेचुरल टॉलरेंस क्या होती है? इसमें रिड्यूस रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर लेक ऑफ रिस्पॉन्स हो सकता है किसी भी ड्रग के अगेंस्ट में, ये जेनेटिक होती है। कौन कौन सी हो सकती है? स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकती है या फिर रेसेस स्पेसिफिक हो सकती है। स्पीसीज स्पेसिफिक में कोई भी एक स्पीसीज होगी जो पर्टिकुलरली किसी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होगी या टॉलरेंस होगी, या फिर कोई भी एक रेस होगी जो किसी स्पेसिफिक ड्रग के लिए टॉलरेंस डेवलप करके रखेगी जेनेटिकली, उसे हम बोलेंगे रेसेस स्पेसिफिक। इसके बाद आती है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड में क्या आता है? रिपीटेड एक्सपोजर टू अ ड्रग डेवलप्स। जैसे अगर हम कोई ड्रग किसी पर्सन के अंदर बार बार यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर उसके लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ये होती है अक्वायर्ड टॉलरेंस।